नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में आप सभी कवर करेंगे कि राजनीति विज्ञान सिलेबस के अंतर्गत जो है प्रैक्टिस सेट जो है 16 देखेंगे। और ये जो मेरी क्लास होगी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या करेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों को नोट करते चलेंगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। चलिए जो है इसी के साथ जो है आज की इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर जो है पहला कथन दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संकल्पित उद्देश्यों पर आधारित है। और दूसरा कथन दिया है कि इसका प्रारूप डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सत्य है आपको बताना है। और यहाँ पर जैसा कि विकल्प के रूप में आप सभी देख पा रहे होंगे कि दिया है कि केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक और ना ही दो, ये चार विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर को चयन करना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग कमेंट करें। फिलहाल हम देखते हैं और बताते हैं। देखिए, जो पहला यहाँ पर कथन दिया है विद्यार्थियों, तो पहले कथन में क्या दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संकल्पित उद्देश्यों पर आधारित है। बिल्कुल, यदि देखा जाए तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, तो ये जो संविधान के उद्देश्य हैं न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता की आधार पर ही देखा जाए तो संविधान की प्रस्तावना संकल्पित उद्देश्यों पर ही आधारित है। पहला जो कथन यहाँ पर दिया गया है ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा कथन दिया है, इसका प्रारूप डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया था। तो दूसरा भी कथन यदि देखा जाए तो दूसरा भी कथन सही है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त में पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। थोड़ा सा यदि हम व्याख्या करें तो ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, अर्थात संविधान के प्रारूप को डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने ही तैयार किया था। और ये जो संविधान का प्रारूप है तो इसका गठन कब किया था डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने, तो 22 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस तरीके से आप सभी ने यहाँ पर कवर किया कि पहले प्रश्न का जो उचित आंसर होगा विकल्प सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या जो नेक्स्ट है इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। और यहाँ पर पहले कथन में क्या दिया गया है कि संविधान के आर्टिकल 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। और जो दूसरा कथन दिया है इसमें कहा गया है कि यहाँ भारत शब्द देश का नाम व संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। उपर्युक्त कथनों में से आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। और यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख भी पा रहे होंगे, कथन में केवल एक, केवल दो, दोनों दिया है, ना ही एक और ना ही दो दिया है। तो यहाँ पर यदि इस प्रश्न की व्याख्या किया जाए तो देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य होता है। तो पहले कथन में देखा जाए तो दिया है कि संविधान के आर्टिकल 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। तो बिल्कुल जो पहला आर्टिकल है या जो संविधान का पहला भाग है, इन दोनों में यही बताया गया है कि भारत जो है ये राज्यों का संघ है, अर्थात पहला कथन सही है।
और दूसरे में क्या दिया गया है कि भारत शब्द देश का नाम व संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। तो बिल्कुल दूसरा भी कथन सही दिया गया है, क्योंकि भारत जो शब्द है ये अपने देश का नाम है और संघ जो है ये शासन प्रणाली के विषय में दर्शाता है। अर्थात यहाँ पर यदि इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए तो विकल्प जो सी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों उपरोक्त में एक और दो दोनों हो जाएगा। चलते हैं इसी कड़ी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक जो है एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए, प्रश्न संख्या जो नेक्स्ट है इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें ना। पहला कथन क्या दिया है कि राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। और दूसरा कथन दिया है इस तरह का विधेयक के लिए राज्य की सहमति अनिवार्य है। अब यहाँ पर देखिए उपरोक्त युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। यहाँ पे विकल्प दिए हैं, एक दिया है, दो दिया है, दोनों दिया है, ना तो एक और ना ही टू दिया है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। फिलहाल इस प्रश्न की यदि व्याख्या किया जाए तो जो पहला कथन है, सबसे पहले हम पहले कथन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि राज्य का नाम बदलने के लिए जो विधेयक होता है राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो बिल्कुल जो पहला कथन दिया है यह सही दिया है, क्योंकि यदि हमें किसी नए राज्य का निर्माण करना है या जो है किसी राज्य का नाम बदलना है तो उपरोक्त में दोनों में जो है संशोधन की प्रक्रिया समान है। इसके लिए जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जो विधेयक होता है तो इस विधेयक को लोकसभा चाहे पहले राज्यसभा इन दोनों में से किसी भी सदन में विधेयक को लाया जा सकता है। लेकिन मैंने बताया कि विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनुमति जो है जरूरी है। अब जो प्रभावित होने वाले राज्य होते हैं तो प्रभावित होने वाले राज्यों से भी औपचारिक सहमति लेना आवश्यक है। लेकिन यदि राज्य जो है ऐसा करने से मना करते हैं तब भी जो है यहाँ पर देखा जाए तो संसद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यहाँ पर दिया है कि सहमति अनिवार्य है, तो सहमति अनिवार्य नहीं है। यदि राज्य ऐसा करने से मना करते हैं तब भी नए राज्यों का गठन या राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। और इस आधार पर देखा जाए तो आपका जो विकल्प होगा सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो केवल एक होगा, अर्थात जो पहला दिया है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी अभ्यर्थियों को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला कथन क्या दिया है, संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान में संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता को मान्यता दी गई है। और दूसरा कथन दिया है कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि विधिक व्यक्तियों को भी नागरिकता दी जा सकती है। और यहाँ पर जो है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। कि विकल्प दिए हैं केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, ना ही एक और ना ही दो दिया है। तो आपको बताना है कि उचित आंसर क्या होगा। चलिए जो है इस प्रश्न की यदि हम व्याख्यात्मक तरीके से हल करते हैं तो देखते हैं कि कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पे दिया है संविधान का जो भाग 1 है, भाग 1 में आर्टिकल 5 to 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि संविधान का भाग 1 ना होकर के यहाँ पे भाग 2 होना चाहिए। और भाग 2 में आर्टिकल जो है 5 से 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। और यदि भाग 1 के विषय में बात किया जाए तो भाग 1 में देखा जाए तो आर्टिकल 1 to 4
के विषय में बताया गया है और जिसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के विषय में उल्लेख किया गया है। और एकल नागरिकता का प्रावधान तो भारत में है ही, फिलहाल ये कथन गलत है। अगला देखते हैं, भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि विधिक व्यक्तियों को भी नागरिकता दी जा सकती है। तो दूसरा कथन जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। प्राकृतिक व्यक्तियों का तात्पर्य ये है कि जो भारत में वर्तमान में जो मूल निवासी हैं, अर्थात भारत में जो रह रहे हैं, इनको कहा जाएगा प्राकृतिक व्यक्ति कहा जाएगा। और विधिक व्यक्तियों का तात्पर्य यहाँ पर यह हो जाएगा कि भारत में जो विदेशी व्यक्ति आते हैं, भारत में जो विदेशी व्यक्ति प्रवेश करते हैं, तो उन विदेशी व्यक्तियों को भी देखा जाए तो विधिक व्यक्ति कहा जाता है और विधिक व्यक्ति को भी नागरिकता दी जा सकती है। इसके लिए कुछ टर्म और कंडीशंस होते हैं, जैसे कि आर्टिकल जो 11 है, तो आर्टिकल 11 के तहत आप सभी को पता है कि भारत की जो संसद है वह नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। और संसद ने एक एक्ट पारित किया गया था, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 बनाया था। और इसमें ही बताया गया है कि 5 आधार पर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है। जन्म के आधार पर, वंशानुक्रम के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, किसी दूसरे देश को भारत में मिलाए जाने के आधार पर और रजिस्ट्रेशन के आधार पर। इसमें कुछ सारे कंडीशंस होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि विदेशी व्यक्ति भी भारत की नागरिकता को अर्जित कर सकता है। अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो दूसरा कथन सही है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, केवल क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं इसी कड़ी में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, आपको बताना है। पहला क्या दिया है, नागरिकता आर्टिकल 1 to 11 में दिया है। मूल अधिकार आर्टिकल 12 to 35 दिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आर्टिकल 36 से 51 आ में दिया है। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। फिलहाल इस प्रश्न की हम जो है व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम नागरिकता के विषय में बात करते हैं, तो नागरिकता का जो मेंशन किया गया है भारतीय संविधान के जो है पार्ट 2 में किया गया है। और पार्ट 2 में भी कहाँ किया गया है, तो देखा जाए तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक में किया गया है। अर्थात जो पहला कथन दिया है साफ साफ क्या हो गया, गलत हो गया। और मूल अधिकार जो होते हैं इनका उल्लेख 12 से 35 में किया गया है, बिल्कुल दूसरा कथन सही दिया है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो स्टेट पॉलिसी होते हैं, तो इनका मेंशन आर्टिकल 36 से 51 तक में ही किया गया है, ना कि 51 ए में किया गया है। बल्कि ये भी कथन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो डीपीएसपी होते हैं तो इनका जो मेंशन किया गया है भारतीय संविधान के भाग 4 में और आर्टिकल जो है 36 से 51 तक में ही किया गया है। बल्कि यहाँ पे क्या कर दिया गया है, 51 ए कर दिया गया है। तो 51 ए में बोलो क्या है, भाग 4 का है। और भाग 4 का में क्या है, फंडामेंटल ऑफ ड्यूटीज है, जिसे कहते हैं मौलिक कर्तव्य कहते हैं। अर्थात आपने देखा कि इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा, केवल 2 हो जाएगा। अर्थात जो विकल्प बी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप सभी अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ करके अपने एग्जाम की जो है तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से आप सभी कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं या आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। यदि आपको किसी भी टॉपिक से टेस्ट देना है तो आप टॉपिक का नाम कमेंट करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जो है आपकी जो है टेस्ट श्रृंखला को कराई जाएगी। तो यहाँ पर स्क्रीन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य अर्थात सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना का आदर्श किसमें स्थापित है, आपको बताना है। और यहाँ पर विकल्प हैं, क्या क्या विकल्प हैं, मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य है, उद्देशिका है, नीति निर्देशक तत्व है। तो ये 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। चलिए, यदि बात किया जाए संविधान में कल्याणकारी राज्य की, तो जो कल्याणकारी राज्य होते हैं तो इनका जो मेंशन किया गया है, कल्याणकारी राज्यों का जो मेंशन किया गया है आर्टिकल जो है 38 में किया गया है। और आर्टिकल जो 38 में क्या बताया गया कि राज्य एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सभी नागरिकों का
क्या हो सके, कल्याणकारी विकास हो सके। तो आर्टिकल जो 38 है बोलो किस में आ जाएगा, तो नीति निर्देशक तत्व में आ जाएगा, अर्थात जो विकल्प डी है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा हम व्याख्या जो है आज की इस सेशन में प्रश्नों को ज़्यादा हम व्याख्यात्मक तरीके से नहीं बताएंगे, बल्कि आपको फैक्ट जो है आंसर बताते चल रहे हैं। और आप लोग अपने एग्जाम की लेवल कैसे है, आपकी तैयारी कैसे बनी हुई है, आप अपना स्वयं का आकलन कर सकते हैं। चलिए इसी कड़ी में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और पहला कथन क्या दिया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। दूसरा कथन क्या दिया है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए। यहाँ पर ये दो कथन हैं। अब इन दोनों कथनों में से आप सभी को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला विकल्प में दिया है केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, ना ही एक और ना ही दो दिया है। तो आप सभी एकदम जो है पहले मूल्यांकन करेंगे प्रश्न में क्या पूछा गया है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग कमेंट करके उचित आंसर बताएंगे। चलिए पहले कथन की यदि बात किया जाए तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर ही मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो बिल्कुल जो पहला कथन दिया है सही दिया गया है। और कब जोड़ा गया, तो 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। लेकिन कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो 10 ही मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, अर्थात पहला कथन सही दिया है। अब हम चलते हैं दूसरे कथन की तरफ चलते हैं। तो दूसरे कथन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, इसमें दिया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए। तो जो दूसरा कथन दिया है दोस्तों बिल्कुल गलत दिया है। क्यों गलत दिया है, क्योंकि 11 मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में नहीं जोड़े गए थे, बल्कि 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है इसको कब जोड़ा गया, तो 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसमें क्या बताया गया था कि प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। अर्थात इस आधार पर आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न का जो आपका उचित आंसर होगा, तो विकल्प जो पहला है केवल एक हो जाएगा। एक उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी कड़ी में हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि बताना है आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया है, स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक प्रयोग है। दूसरा कथन दिया है, भारत में 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। अब यहाँ पर बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। पहला विकल्प में केवल एक, दूसरे में केवल दो, उपर्युक्त दोनों, ना ही एक और ना ही दो दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए जो है इस प्रश्न की व्याख्या किया जाए। तो व्याख्या के क्रम में देखते हैं कि आपका कौन सा आंसर सही बैठता है। चलिए जो पहला कथन दिया है इसमें क्या दिया है, स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक प्रयोग है। तो बिल्कुल जो पहला कथन दिया है डियर स्टूडेंट ये सही दिया है। क्योंकि स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण, शक्तियों को जो विकेंद्रीकृत किया गया है, देखा जाए तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत है, और जिला स्तर पर जिला पंचायत है। अर्थात पहला विकल्प बिल्कुल सही दिया है। और दूसरे में क्या दिया, 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। तो दूसरा कथन दोस्तों गलत दिया है। क्यों गलत दिया है, क्योंकि जो 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था इसके तहत पंचायतों को जो है विकेंद्रीकरण का मूर्त रूप न दे करके बल्कि जो है नगर पालिका को मूर्त रूप दिया गया था। अर्थात आप सभी ने देखा कि दूसरा विकल्प गलत हो गया। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का आपका
उचित आंसर क्या होगा? तो पहला विकल्प हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसी कड़ी में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है आपको बताना है। यहाँ पे कुछ पहला दिया है कि 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा प्राप्त 22 भाषाएँ, दूसरा दिया है कि 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और तीसरा दिया है 11वीं अनुसूची नगरपालिकाओं से और नेक्स्ट दिया है 12वीं अनुसूची पंचायतों से दिया है। फिर यहाँ पर कूट दिए हैं, इन कूट में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। चलिए जो है फिलहाल इस प्रश्न की व्याख्या किया जाए तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर आपका सही बैठता है। चलिए, यदि हम पहले कथन की बात करते हैं, तो पहले कथन में क्या दिया है कि 8वीं अनुसूची पर डैश दिया है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएँ। बिल्कुल, जो 8वीं अनुसूची है, तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में देखा जाए तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन मेरी जो मूल 8वीं अनुसूची थी, तो मूल 8वीं अनुसूची में देखा जाए तो 14 ही भाषाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन वर्तमान में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 22 भाषाओं को जोड़ दिया गया है। फिलहाल पहला कथन सही है। अब हम चलते हैं दूसरे कथन की तरफ। तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से है, तो बिल्कुल जो दूसरा कथन दिया है यह भी सही है, क्योंकि जो 9वीं अनुसूची है, तो 9वीं अनुसूची को पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1951 में हुआ था। इसके तहत जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इसका संबंध किससे है? तो भूमि सुधार से है। दूसरा कथन सही दिया है। अगला देखते हैं कि 11वीं जो अनुसूची है, तो 11वीं अनुसूची में नगरपालिका का मेंशन किया है, तो बिल्कुल ये गलत दिया है। तो तीसरा कथन है, क्योंकि 11वीं अनुसूची में देखा जाए तो बोलो क्या है? पंचायत है और जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची में नगरपालिका है। अर्थात यहाँ पे तीसरा और चौथा कथन गलत दिया गया है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? तो पहला विकल्प जो दिया है केवल 1 और केवल 2, यानी जो है बिल्कुल यही जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पहला विकल्प। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक जो है सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अब हम इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या पूछा गया है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किस आर्टिकल में किया गया है? किया गया है नहीं, अब किया गया था कहा जाएगा ना, क्योंकि अब इसको तो समाप्ति कर दिया गया है। कब किया गया है? 2019 में कर दिया गया है। चलिए, थोड़ा सा त्रुटि हुई है क्वेश्चन में। चलिए आप लोग बताएं। पहला विकल्प दिया है आर्टिकल 331, दूसरा विकल्प दिया है आर्टिकल 221, तीसरा विकल्प दिया है 121 और चौथा विकल्प दिया है आर्टिकल 139 दिया है। तो आप लोग बताएं कि उचित आंसर क्या होगा। चलिए, यदि इस क्वेश्चन की विवेचना किया जाए तो आप सभी को पता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह आर्टिकल 331 के तहत जो है क्या कर सकता है? जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता था, लेकिन वर्तमान में इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। फिलहाल हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो पहला विकल्प है यही आपका राइट होगा। और देखते हैं कि जो दूसरा विकल्प दिया है आर्टिकल 221 दिया है ना, तो आर्टिकल 221 में देखा जाए तो इसमें क्या है? तो आर्टिकल जो है 221 में क्या है कि जो न्यायाधीश होते हैं, तो न्यायाधीश के वेतन एवं भत्तों के विषय में उल्लेख किया गया है आर्टिकल 221 में। और न्यायाधीशों में देखा जाए तो कौन से न्यायाधीश? जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके विषय में बताया गया है। अब हम अगले विकल्प को देखते हैं कि आर्टिकल 121 जो है इसमें क्या है? तो संसद में चर्चा पर निबंधन के विषय में बताया गया है। क्या बोलो? संसद में चर्चा पर निबंधन के विषय में बताया गया है आर्टिकल 121
1 में बताया गया है। और अगला जो विकल्प है आर्टिकल 139 जो है, तो आर्टिकल 139 में कहा गया है कि भारत की जो संसद होती है, तो संसद क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट जो होती है, सुप्रीम कोर्ट की जो रिट संबंधी अधिकारिता होती है, इस रिट संबंधी अधिकारिता में क्या कर सकती है, वृद्धि कर सकती है। तो आप सभी ने देखा कि इस क्वेश्चन का जो पहला विकल्प है वही आपका राइट आंसर हो गया है। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या पूछा गया है कि जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। पहले विकल्प में दिया है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरे विकल्प में दिया है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरे विकल्प में दिया है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और चौथे विकल्प में दिया है राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में देखा जाए तो आर्टिकल 54 में उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल जो 55 है, तो आर्टिकल 55 में देखा जाए तो निर्वाचन की रीति के विषय में बताया गया है। और आप सभी को पता ही होगा कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है, एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं कि उस निर्वाचक गण में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो इनको तो शामिल किया ही जाता है, और जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं इनको भी शामिल किया जाता है, और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया जाता है, और जो राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिसे हम कहते हैं एमएलसी, इनको शामिल नहीं किया जाता है, अर्थात विकल्प डी ही आपका उचित आंसर होगा। अब हम इसी कड़ी में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना। पहला कथन क्या दिया है, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, जिनका निर्वाचन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत हुआ। और दूसरा कथन क्या दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 380 में संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति का उल्लेख था। अब यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहला जो कथन दिया है कि 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी, बिल्कुल पहला कथन सही दिया है। और आर्टिकल जो 380 है, तो आर्टिकल 380 में देखा जाए तो राष्ट्रपति से संबंधित जो है कुछ प्रावधान जो है आर्टिकल 308 में किया गया था, बट वर्तमान में इसको देखा जाए तो समाप्त कर दिया गया है। और इस आधार पर देखा जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, तो विकल्प जो पहला है केवल एक ही सही है। और यहीं पर थोड़ा सा आप सभी को समझना है कि संविधान सभा का निर्माण करने के लिए संविधान की जो 12वीं बैठक हुई थी, तो आप सभी को पता ही होगा कि 12वीं बैठक जो है कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की 12वीं बैठक हुई थी। और इसी 12वीं बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, अर्थात इनका इलेक्शन नहीं हुआ था, बल्कि इलेक्शन जो है कब हुआ, 1952 में के आसपास हुआ था। चलिए, एक उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख भी पा रहे होंगे, आपको बताना है कि भारत के संविधान की अनुसूची जो 6वीं है के अंतर्गत क्या मेंशन किया गया है। विकल्प है यह अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। दूसरा दिया है विकल्प की असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। तीसरा विकल्प दिया है राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन विभिन्न राज्यों में किया गया है। तीसरा विकल्प है
ए और बी दोनों दिया है, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि जो छठवीं अनुसूची है, तो छठवीं अनुसूची में एसटी के विषय में बताया गया है। जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं, इनके विषय में बताया गया है। और वो भी कहाँ-कहाँ के? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियों का उल्लेख किया गया है। तो आपका जो राइट आंसर होगा, विकल्प जो डी है वही राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों कथन जो दिए गए हैं सही दिए गए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा में चीफ कमिश्नरी प्रांत से कुल कितने सदस्यों को चुना गया था ना? विकल्प में दिया है केवल 2, 4, 6, 8 दिए हैं। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको समझना है कि जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, तो चीफ कमिश्नरी प्रांत से 4 सदस्यों को चुना गया था। और जो 4 सदस्य हैं, तो इनका निर्वाचन कहाँ-कहाँ से हुआ था, ये आपके आगामी एग्ज़ामों में पूछा जा सकता है। तो इसमें से देखा जाए तो जो 4 सदस्यों के रूप में जो पहले जिसको शामिल किया गया था, वो कहाँ से थे? तो वो थे अजमेर। और अजमेर को ही हम कह सकते हैं कि मेरवाड़ का जो क्षेत्र है, यहाँ से शामिल किया गया था। और इसके बाद जो है अगला जो था बलूचिस्तान को शामिल किया गया था। और बलूचिस्तान जो है पहले ये भारत का एक वर्तमान पहले भारत में था, और वर्तमान में देखा जाए तो बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान में है ना। और तीसरा क्या है, कुर्ग को शामिल किया गया था। और कुर्ग बोलो कहाँ है? कर्नाटक में है। और जो तीसरा है दिल्ली को शामिल किया गया था। अर्थात इन 4 जगह से चीफ कमिश्नरी प्रांतों के सदस्यों को शामिल किया गया था और इनका निर्वाचन हुआ था। और हम एक प्रकार से कभी-कभी कह सकते हैं कि कुछ इसकी एक ट्रिक भी हो सकती है। ट्रिक क्या हो सकती है? ए, बी, सी, डी। ए से क्या हो जाएगा? अजमेर, अजमेर राजस्थान में है। और बी से क्या हो जाएगा? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में है। और सी से क्या हो जाएगा? कुर्ग हो जाएगा, कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक है। और डी से क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसी कड़ी में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे ना, तो यहाँ पर जैसा कि आपसे पुट किया गया है क्वेश्चंस में कि निम्नलिखित में से कौन सी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नेपाली, मणिपुर, कोंकणी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, आपको बताना है। और यहाँ पर जो है कुछ विकल्प हैं, इन विकल्पों में से आपको उचित आंसर का चयन करना है। देखिए थोड़ा-सा यदि हम 8वीं अनुसूची के विषय में परिचर्चा करते हैं कि जो 8वीं अनुसूची थी, तो इसके विषय में यदि बात किया जाए, तो मेरी जो मूल 8वीं अनुसूची थी, मेरी जो मूल 8वीं अनुसूची थी, तो मूल 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, ठीक है ना? अब 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब भाई जब 14 थी, तो 14 के बाद जो है एक संशोधन के तहत 22 भाषाओं को जोड़ा गया। तो इसके बाद देखा जाए तो एक 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, जिसके तहत हो जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और इसके बाद जो है देखा जाए तो एक और संशोधन हुआ था। वो संशोधन क्या हुआ था? तो 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 1992 में हुआ था। और इसके तहत जो है कौन-कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया था? तो कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया था। और इसके बाद देखा जाए तो 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ था। तो इसके तहत जो है मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया था। इस तरह से आपने देखा कि 3 1 4 4 8 और इस प्रकार जो है 8 और भाषाओं को जोड़ा गया है। फिलहाल प्रश्न के अंतर्गत क्या पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी ने देख ही लिया। तो विकल्प जो बी है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है ना। पहला विकल्प दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा विकल्प दिया है मूल अधिकार, तीसरा विकल्प दिया है संघीय संरचना और चौथा विकल्प है प्रस्तावना। तो इन 4 विकल्पों में से आप सभी को उचित आंसर को चयन करना है। तो भारतीय संविधान का जो दार्शनिक आधार
जो देखने को मिलता है तो वो किसमें मिलता है? संविधान की प्रस्तावना में ही मिलता है। विकल्प जो डी है यही आपका राइट आंसर हो गया। अब हम इसी कड़ी में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। कहाँ पर घोषित किया गया है आपको बताना है ना। पहला विकल्प क्या है? प्रस्तावना और मौलिक अधिकार दिया है। दूसरे विकल्प में प्रस्तावना और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया है। और जो नेक्स्ट विकल्प है इसमें फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के विषय में बताया गया है। और जो अंतिम विकल्प है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया है। अब आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, यदि हम बात करते हैं कि आर्थिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो आर्थिक न्याय के ढांचे को जो है कहाँ देखने को मिलता है? ये संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक सिद्धांतों में देखने को मिलता है। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में आपने देखा था कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी ना। कौन-कौन से न्याय की बात की गई थी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई थी। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत भी देखा जाए तो संविधान का एक आर्टिकल है 38। तो आर्टिकल 38 में क्या बताया गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बनाएगा जिससे कि राज्य के निवासियों का क्या हो सके? कल्याणकारी विकास हो सके। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि विकल्प 2 जो है यही जो है आपका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ना। और पहला कथन देखिए क्या दिया है कि भारतीय संविधान के अनुसार विशेष वर्ग के लिए विशेष विधि बनाई जा सकती है ना। और दूसरा कथन दिया है राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है आपको बताना है। तो बिल्कुल ये जो प्रश्न है इस प्रश्न में देखा जाए तो जो पहला विकल्प दिया है संविधान के अनुसार विशेष वर्ग के लिए विशेष कानून बनाया जा सकता है। क्यों बनाया जा सकता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि संविधान में एक आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है? 29 है और आर्टिकल क्या है? 39 है ना। तो आर्टिकल 29 में क्या बोला गया है? प्रत्येक भाषाई अल्पसंख्यक को यह अधिकार होगा कि अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। और आर्टिकल जो 30 है इसमें क्या बताया गया है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थान को खोल सकते हैं, स्कूल को खोल सकते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो संसद ने कहीं न कहीं विशेष वर्गों के लिए कोई नई कानून बनाई है। तो पहला जो कथन दिया है वो तो बिल्कुल सही दिया है ना। अब हम देखते हैं दूसरे कथन की तरफ। तो बिल्कुल राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आर्टिकल जो है 15 में ऐसा उल्लेख किया गया है। लेकिन भेदभाव कर सकता है, कुछ विशेष कंडीशंस में जो है भेदभाव कर सकता है। लेकिन इस आधार पर ये कथन सही हो माना जाएगा। अर्थात आपका जो राइट आंसर होगा विकल्प जो सी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे तो आपसे अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19(1) में संशोधन किया गया है तथा किसी एक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है आपको बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन, 44 कॉन्स्टिट्यूशन, 46 कॉन्स्टिट्यूशन, 97 कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए यदि देखा जाए तो संविधान का जो आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 19 का क्लास जो पहला है इसमें देखा जाए तो एक था आर्टिकल 19 क्लास चा था। तो इसमें क्या था? पहले संपत्ति का अधिकार था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी था। तो लेकिन संपत्ति के अधिकार को देखा जाए तो 44वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत जो है इसको हटा दिया गया है। और इस आधार पे कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प जो बी है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक जो है सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ना। पहला कथन क्या दिया है? यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आर्टिकल जो 23 है, आर्टिकल 23 में बेगार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए लोकहित में कार्य करवाया जा सकता है।
और अगला दिया है आर्टिकल 23, यह स्पष्ट करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों में कार्य नहीं करवाया जा सकता है। यह दूसरा कथन है। उपर्युक्त में से आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। यहाँ कुछ विकल्प हैं। चलिए, यदि इस प्रश्न की विवेचना किया जाए कि जो जो कथन दिए गए हैं, तो पहले कथन में आप देख पा रहे हैं कि आर्टिकल जो 23 है, तो अनुच्छेद जो 23 है, अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है कि इसके तहत जो है शोषण के विषय में उल्लेख किया गया है ना। तो आर्टिकल 23 में बेगार शब्द का प्रयोग, इसमें क्या कह रहा है, बेगार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है ना। लेकिन देखा जाए तो आर्टिकल 23 में जो है बेगार शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है, सही दिया है। और दूसरा विकल्प दिया गया है कि आर्टिकल 23 में नहीं है, बल्कि यहाँ आर्टिकल 24 में है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करवाया जा सकता है। तो दूसरा तो गलत दिया है। इस आधार पर देखा जाए तो पहला जो विकल्प दिया है केवल ए सही हो जाएगा। अब हम इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख, तो स्क्रीन में जैसा कि आप सभी यहाँ पर प्रश्न को देख पा रहे हैं, तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि जैसा कि यहाँ पर आप सभी को विजुअल होगा ना। हाँ, देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष सहकारी संस्थाएं स्थापित करने के लिए स्वतंत्रता को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। विकल्प दिया है वर्ष 2002, 2009, 2011, 2012। ये 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। तो देखा जाए तो संविधान में देखा जाए तो मौलिक जो अधिकार हैं, इसके अंतर्गत देखा जाए तो एक संविधान संशोधन हुआ था, 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में हुआ था। और इसके तहत देखा जाए तो जो सहकारी समितियां होती हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होते हैं, इनको संविधान में दर्जा दिया गया था। और दर्जा जो है किस आर्टिकल के तहत दिया गया, तो आर्टिकल 19 जो है एक गा में संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता है ना, तो इसी संगठन बनाने की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है सहकारी संस्थाओं को शामिल किया गया। इस आधार पर विकल्प जो सी है, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि इसके साथ ही साथ देखा जाए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत देखा जाए तो आर्टिकल 43 खा है। तो आर्टिकल 43 खा में भी जो है राज्य क्या कर सकता है, सहकारी समितियों को गठित कर सकता है, ऐसा बताया गया है। और इसको भी जो है 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के तहत ही जोड़ा गया था। इस आधार पर आप सभी ने देखा कि विकल्प जो सी है, यही जो है आपका राइट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख कहाँ किया गया है, आपको बताना है। पहले विकल्प में दिया है आर्टिकल 12 से 36 तक, और दूसरा विकल्प है 12 से 30 तक, 12 से 35 तक, 12 से 34 तक दिया है। आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। न्यायोचित मूल अधिकार का मतलब यह है कि आप सभी को पता है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं, ये न्याय योग्य हैं। क्योंकि आर्टिकल देखा जाए तो 32 के अकॉर्डिंग जो है, यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उल्लंघन होता है, तो हम आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और वहां से हमें जो है न्याय मिलेगा। और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम कहाँ जा सकते हैं, सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं मौलिक अधिकारों के हनन होने पर। तो इस आधार पर देखा जाए तो न्यायोचित जो शब्द था, इस बात को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब न्यायोचित मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। और संविधान के किस भाग में किया गया है, तो संविधान का जो भाग क्या है, 3 है। तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ पर सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख भी पा रहे होंगे कि आपको बताना है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म, जाति, मूल, वंश, भाषा के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता
संबंधित प्रावधान का उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 25, आर्टिकल 21, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 दिया है। ये 4 विकल्प हैं, तो इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर का चयन करना था। तो जो विकल्प बी है, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे होंगे, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ना। पहला कथन क्या दिया? लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर राष्ट्रपति स्वविवेक से कार्य करता है। अगला दिया है कथन, क्या दिया है कि राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों का उल्लेख संविधान में किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, वही जो है आपको बताना है। विकल्प में केवल ए दिया है, केवल बी दिया है, दोनों दिया है, दोनों गलत दिया है। आप लोग को बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए जो है इस प्रश्न का मूल्यांकन यदि करते हैं, तो मूल्यांकन के आधार पर देखते हैं कि कौन सा जो है विकल्प सही होगा। लोकसभा में किसी भी दल को यदि स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो भारत का राष्ट्रपति होता है, आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग जो है किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। लेकिन उस व्यक्ति को जो है 6 माह के अंतर्गत जो है संसद की निर्वाचित या गैर निर्वाचित सदस्यता लेनी होगी। आपको स्मरण रखना है कि कैसी स्थिति में, यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत न प्राप्त होने की स्थिति में बात की गई है। अर्थात तो जो पहला कथन दिया है बिल्कुल सही दिया है। अब हम दूसरे कथन की तरफ चलते हैं। तो राष्ट्रपति जो है स्वविवेकी शक्तियों का उल्लेख संविधान में किया गया है। तो बिल्कुल जो आर्टिकल बी है, यह भी कथन सही दिया गया है। स्वविवेकी शक्तियों का उल्लेख जो है संविधान में किया गया है। तो आधार जो है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, विकल्प जो सी है, वही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर अगले प्रश्न को देख पा रहे हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। आपको बताना है। पहले विकल्प में दिया है संघ सरकार की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो बिल्कुल देखा जाए, आर्टिकल जो है 53 के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो संघ सरकार की जो शक्तियां होती हैं वह राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। लेकिन यदि बात किया जाए वास्तविक शक्तियों के विषय में बात किया जाए, तो जो वास्तविक शक्तियां होती हैं संघ सरकार की, तो किसमें निहित होती हैं? तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल में जो है वास्तविक शक्तियां निहित होती हैं। फिलहाल पहला जो विकल्प दिया है, पहला तो सही दिया है। अब हम दूसरे विकल्प की तरफ चलते हैं। तो राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। बिल्कुल जो दूसरा विकल्प है, यह भी सही दिया गया है। राष्ट्रपति जो है किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, यह भी सही दिया है। अगला दिया है मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो यही गलत दिया है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है मंत्रियों के बीच जो विभागों का बंटवारा है, या जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल यही सी जो है आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। फिलहाल हम अगले विकल्प का भी मूल्यांकन कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद होगी। बिल्कुल आर्टिकल 73 में ऐसी बात बताई गई है। तो इस आधार पर आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न में आपको असत्य बताना था कि असत्य क्या है। तो यही जो है तीसरा विकल्प असत्य होगा, और यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। पहले विकल्प में दिया है आर्टिकल 352, आर्टिकल 358, आर्टिकल 359 दिया है। तो इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है कि राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर कुछ कूट दिए हैं, इन कूट में से आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। देखिए, यदि हम बात करते हैं कि जो विकल्प में दिया है आर्टिकल 352 दिया है, तो आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राष्ट्रीय आपात के विषय में बताया गया है। तो आर्टिकल जो है 352 में देखा जाए तो क्या बताया गया, राष्ट्रीय आपात के विषय में बताया गया है। और आर्टिकल जो 358 है और आर्टिकल
जो 359 है, तो आर्टिकल 358 और आर्टिकल जो है 359 में क्या बताया गया है कि आर्टिकल 358 में बताया गया है कि आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों के निलंबन के विषय में बताया गया है। और इसी तरह से आर्टिकल जो 359 है, इसमें भी बताया गया है कि जो है आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान जो है में भाग 3 जो है इसके निलंबन के विषय में बताया गया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, विकल्प 2 और 3 दिया है, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात विकल्प जो सी है यही राइट आंसर होगा। अब हम इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख भी पा रहे होंगे, आपको बताना है कि राष्ट्रपति के पास किसी भी विधेयक के संदर्भ में स्वीकृति देने हेतु निर्धारित अवधि होती है। पहला दिया है 6 सप्ताह 14 दिन, 6 माह, संविधान मौन है। आपको बताना है कि उचित आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि संविधान का एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल क्या है 111 है। तो 111 में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी विधेयक के संबंध में इसकी जो है अनुमति के विषय में बताया गया है। तो अनुमति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक राष्ट्रपति थे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह थे। तो डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह के पास जो है एक डाक विधेयक गया था। तो डाक विधेयक को उन्होंने अपने पास जो है रख लिया था और उस विधेयक पर इन्होंने कोई विचार ही नहीं दिया था। और इस आधार पे देखा जाए तो यहाँ पर स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए कि कितने दिन की अवधि निर्धारित की गई है, तो इस बात को लेकर के संविधान मौन है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कितने दिनों के अंतर जो है अपने जो है अनुमति को दे सकता है, अर्थात विकल्प डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे होंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग में शामिल कौन थे, आपको बताना है। पहले विकल्प में दिया है हृदय नाथ कुंजरू और के एम पणिकर, दूसरे में दिया है फजल अली और हृदय नाथ कुंजरू, नेक्स्ट दिया है जस्टिस फजल अली और अगले विकल्प में दिया है फजल अली, के एम पणिकर और हृदय नाथ कुंजरू। ये 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आप सभी को उचित आंसर को चयन करना था। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में जो है बात किया जाए, तो राज्य पुनर्गठन जो आयोग है इसका गठन जो किया गया था 1953 में किया गया था। और ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, तो ये कैसा आयोग था, तो ये जो है 3 सदस्यीय आयोग था। और इनके सदस्यों में देखा जाए तो फजल अली, के एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू को शामिल किया गया था। और जो फजल अली थे यही क्या थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। इसलिए राज्य पुनर्गठन जो आयोग है 1953 में जो गठित किया गया था, इसे फजल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आधार पर आप सभी ने देखा कि विकल्प जो डी है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, जैसा कि स्क्रीन में आप सब देख पा रहे हैं, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवयव संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं, आपको बताना है। पहले विकल्प में दिया है संविधान की सर्वोच्चता, कल्याणकारी राज्य, लोकतांत्रिक व्यवस्था, और यहाँ पर कूट दिए हैं। इन कूट में से आप सभी को उचित आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखा जाए कि संविधान की मूल संरचना के तत्व क्या है, तो बिल्कुल तीनों विकल्प जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, अर्थात विकल्प जो डी है यही आपका उचित आंसर होगा। अब हम इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो शायद जो है आज की इस सेशन का अंतिम प्रश्न था और आप सभी ने अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि आपने अपने एग्जाम के लिए कितना तैयारी किया है, अपना स्वयं का आकलन करने के लिए आप सभी ने इस प्रैक्टिस सेट में अपना बहुत ही अहम योगदान दिया। इसके लिए आप सभी विद्यार्थी धन्यवाद के पात्र हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको ये क्लास किसी भी प्रकार से यूजफुल लगती है तो आप जो है हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।